स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग झारखंड के सामान्य परिचय का बहुत ही विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इस लेक्चर में आपको झारखंड के संदर्भ में एक जबरदस्त अवधारणा का विकास होगा। इसके अलावा इस लेक्चर से जुड़े जितने भी फैक्ट्स आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी फैक्ट पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये लेक्चर आने वाले कक्षपाल, जेलर और जेपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। भले ही आप इस लेक्चर को या इस टॉपिक को अन्य प्लेटफॉर्म पर कई बार पढ़ चुके होंगे या किताब या नोट्स के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के सामान्य परिचय को पढ़ने से पहले हमें भारत के संदर्भ में कुछ बेसिक बातों की जानकारी होना चाहिए, ताकि हम झारखंड को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले हम लोग भारत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग झारखंड की तरफ बढ़ते हुए झारखंड के सामान्य परिचय को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के संदर्भ में कुछ बेसिक बातों को देखते हैं। भू आकृति की दृष्टि से भारत को 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में बांटा गया है। भू आकृति की दृष्टि से पूरे भारत को 5 भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। पश्चिम की तरफ राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जिसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। और पश्चिम में समुद्र के तट के सहारे एक मैदान है, जिसको पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। उसी प्रकार से पूर्व में समुद्र तट के सहारे एक मैदान का विस्तार है, जिसको पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इस प्रकार से पूरे भारत को 5 भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन? तो सबसे उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है। पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान है और उत्तर भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसे हम दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और पूर्व में तटीय मैदान है, जिसको पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और पूर्वी तटीय मैदान यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो भारत के 5 भू आकृति प्रदेश है, इस 5 भू आकृति प्रदेश में झारखंड किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? क्या झारखंड हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या झारखंड उत्तर भारत के विशाल मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या झारखंड राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? या झारखंड प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत आता है? या मैदानी क्षेत्र में जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान है उसके अंतर्गत आता है? सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। और ये 5 प्राकृतिक या 4 जो भू आकृति प्रदेश है वो ऑप्शन में रहेंगे। तो आंसर होगा हमारा कि जो झारखंड है वो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो पहला लाइन नोट करके क्या लिखेंगे? झारखंड दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्लियर है? अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जो रेड कलर का आपको मेहरून कलर का दिखाई दे रहा है, इसे ही दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो सवाल उठता है कि इसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? यहाँ पे देखिएगा 3 चीजें हैं। एक तो दक्षिण भारत है ना, इसी को प्रायद्वीप भी कहा गया, पेनिनसुलर, इसी को पठार भी कहा गया। इन तीनों बातों को हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि
भारत के बीचों बीच में एक पर्वत श्रेणी है। भारत के बीचों बीच में एक पर्वत श्रेणी है जिसको विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत को दो स्पष्ट भागों में विभाजित करता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में उत्तरी भारत का विस्तार है और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में दक्षिणी भारत का विस्तार है। सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत को दो स्पष्ट भागों में विभाजित करती है। आंसर होगा विंध्याचल पर्वत। चूंकि हमारा ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार आप देख रहे हैं ना, ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है, इसलिए इस क्षेत्र को दक्षिणी भारत कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसे दक्षिणी भारत क्यों कहा जाता है। इसे दक्षिणी भारत क्यों कहा जाता है? हाँ, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है। अब हम जानते हैं कि भूमि खंड का ऐसा हिस्सा है ना, भूमि खंड का ऐसा भाग या स्थल खंड का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जलराशियों से घिरा हुआ हो। क्या भूमि खंड का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जलराशियों से घिरा हो, भूमि खंड के ऐसे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। तो अगर हम ये जो दक्षिणी भारत वाले क्षेत्र को हम देखें तो कहीं ना कहीं ये दक्षिणी भारत वाला जो क्षेत्र है यह भी तीन तरफ से जलराशियों से घिरा हुआ दिखाई देता है। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र भी हमें तीन तरफ से जलराशियों से घिरा हुआ दिखाई देता है। कैसे? हम जानते हैं कि दक्षिणी भारत के पश्चिम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अरब सागर का विस्तार है और दक्षिण भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी का विस्तार है। बंगाल की खाड़ी का विस्तार है और दक्षिणी भारत के दक्षिण में अगर हम देखें तो यहाँ पर हिंद महासागर का विस्तार है। चूंकि दक्षिण भारत भी हमारा तीन तरफ से जलराशियों से घिरा हुआ है, इसलिए दक्षिण भारत एक प्रायद्वीप है। समझ रहे हैं? तो दक्षिण भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? दक्षिण भारत को प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत भी तीन तरफ से जलराशियों से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर का विस्तार है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी का विस्तार है, दक्षिण में हिंद महासागर का विस्तार है। ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो हमारा जो दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये ना तो हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा क्षेत्र है, ना ही हिमालय पर्वत की तरह इसमें चोटियां हैं इस प्रकार से, ना ही उत्तर भारत के विशाल के मैदान की तरह समतल है। जबकि ये वाला दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये मेज के समान इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है। मेज के समान ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है। ये दक्षिण भारत वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये हिमालय की तरह इस पे चोटियां नहीं, इस प्रकार से शिखर नहीं है, ये शिखर विहीन है। तो ऐसा स्थलखंड जो मेज के समान ऊपर उठा हुआ हो और उसमें शिखर ना हो, शिखर विहीन हो, ऐसे स्थलखंड को हम लोग पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार यानी कि प्लेटू कहते हैं। तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी ये मेज के समान ऊपर उठा हुआ है और इसमें चोटियां नहीं है, शिखर विहीन है, सिर्फ मेज के समान ऐसे ऊपर उठा हुआ है। इसलिए जो आकृति प्रायद्वीपीय भारत का बनता है ये पठारी आकृति बनता है, इसलिए इसको हम लोग पठार कहते हैं। क्लियर है? तो दक्षिण भारत का ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं इसलिए इसको सम्मिलित रूप से दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए इसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार झारखंड कौन से भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत है? तो आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये आप जान लिए। अब दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो क्षेत्र है ये मेज के समान ऊपर उठा हुआ है और उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां इसमें हमें दिखाई देती है।
यानी कि ये जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार आप देख रहे हैं, ये मेज के समान इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ है और उबड़ खाबड़ इसमें स्थलाकृतियां हैं। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों के कारण इस प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र में कई छोटे छोटे पठार निर्मित हैं और कई छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां इसके अंतर्गत है। यानी प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर में भी कई सारे छोटे छोटे पठार हैं। अब सवाल होता है कि झारखंड हमारा दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत है, लेकिन चूंकि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार काफी विशाल है और उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों के कारण दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर में कई सारे छोटे छोटे पठार और कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार में ही विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है, इसी में सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार है। इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे पहाड़ हैं, जैसे पहाड़ और कई सारे छोटे छोटे पठार भी हैं। जैसे हम देखते हैं, देखिए ये हम बना रहे क्या, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का भाग को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए यहां पर देखिएगा एक पठार आपको दिखाई देगा, है ना। इस पठार को कहा जाता है, ये कौन सा पठार है, तो आंसर होगा दक्कन का पठार। उसी में आप देखिएगा, उसी के नीचे में एक और पठार है। यह जो पठार है इसको कहा जाता है कर्नाटक का पठार। उसके आप बाद देखिएगा, आप यहां पे एक पठार है, ये कौन सा पठार है, तो आंसर होगा दंडकारण्य पठार। उसके बाद देखिएगा, उसके नीचे में एक पठार है, तो ये कौन सा पठार है, तो ये पठार है आपका तेलंगाना का पठार, देख रहे। उसके बाद आप देखिएगा यहां पे एक पठार है, ये कौन सा पठार है, तो आंसर होगा मालवा का पठार है। उसके बाद यहां पर एक पठार है, ये कौन सा पठार है, तो आंसर होगा बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद एक और पठार है यहां पे, ये कौन सा पठार है, तो आंसर होगा बघेल खंड का पठार है। उसके बाद एक और पठार है यहां पे, ये कौन सा पठार है, तो आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार है। उसके बाद एक पठार यहां पे है, ये कौन सा पठार है, तो आंसर होगा शिलोंग का पठार है। देख रहे, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ऊपर कई सारे पठार छोटे छोटे निर्मित हैं। यह शिलोंग का पठार वास्तविक रूप से पूर्वी भारत के क्षेत्र में आता है। यहां पर बनाने का मकसद है कि एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ पे शिलोंग का पठार को अगर आज हम वर्तमान में देखें तो शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय भारत के पठार से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यानी आज वर्तमान में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार, या हम कह सकते हैं कि शिलोंग का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा नहीं है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम अतीत काल में जाए, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले की अगर हम बात करें, तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार का विस्तार इस प्रकार से पूरे पूर्व की तरफ शिलोंग के पठार तक में था।
यानी हम कह सकते हैं कि शिलोंग का पठार अतीत काल में, अति प्राचीन काल में किसका हिस्सा था, तो हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा था। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शिलोंग का पठार आज से लाखों वर्ष पहले छोटा नागपुर पठार का पूर्वी विस्तार था। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हमारा जो ये भारत है इंडियन प्लेट के ऊपर में स्थित है और इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील है। क्योंकि इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील है और भारत जो इंडियन प्लेट के ऊपर में स्थित है, इंडियन प्लेट में टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं। क्योंकि लाखों वर्ष पहले जब इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ खसक रहा था, तो टेक्टोनिक हलचल के कारण, आंतरिक गतिविधियों के कारण ये वाला जो भाग, ये पठार वाला भाग जो है, ये जमीन के नीचे धंस जाता है, जमीन के नीचे धंस जाता है। और हम जानते हैं कि इसी क्षेत्र से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने क्या किया, अपने द्वारा लाए गए अवसाद और मिट्टी को इस गड्ढे वाले भाग पर, जो कि अचानक से जमीन के नीचे धंस गया, उसमें सारे अवसादों को बिछाकर एक समतली मैदान या समतली क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। इसलिए अगर आज वर्तमान में देखें तो शिलोंग पठार हमें प्रायद्वीपीय भारत के पठार से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। क्लियर है? अब हमने बात किया क्या कि हम जानते हैं कि झारखंड भारत के कौन से भू आकृतिक प्रदेश में है, तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत है। लेकिन दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे पठार हैं। अगर हम पूछे कि इन पठारों में झारखंड किसका हिस्सा है, अगर हम आपसे पूछे कि झारखंड इन छोटे छोटे पठारों में किस पठार के अंतर्गत है, तो आंसर होगा झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है, हमारा राज्य है ना। क्लियर है? छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत झारखंड हमारा राज्य आता है। सवाल है, क्या छोटा नागपुर पठार का विस्तार क्या सिर्फ झारखंड में है? क्या छोटा नागपुर पठार का विस्तार सिर्फ झारखंड में है? तो आंसर होगा नहीं। इसका विस्तार झारखंड में भी है। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार का विस्तार बिहार में भी है। इसके अलावा छोटा नागपुर पठार का विस्तार उड़ीसा में भी है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। लेकिन छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो आंसर होगा झारखंड में है। सवाल अगर पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हम कह सकते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है। आप लिखेंगे इसको, झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है। और छोटा नागपुर के पठार के बाद झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो आंसर होगा संथाल परगना का वन क्षेत्र। संथाल परगना का वन क्षेत्र। तो झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर के पठार के बाद झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र संथाल परगना का वन क्षेत्र है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये विश्व का मानचित्र है। हम जानते हैं कि वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं, तो आज वर्तमान में 7 अलग अलग महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। कौन कौन सा है? तो आप देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है। भारत को अगर हम देखें तो भारत वर्तमान में कौन से महाद्वीप का देश है, तो हम जानते हैं कि भारत वर्तमान में एशिया महाद्वीप का देश है। आज भारत कौन से महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। लेकिन अगर हम आज से करोड़ों वर्ष पहले जाएंगे तो भारत
एशिया महाद्वीप के साथ नहीं लगा हुआ था, भारत किससे जुड़ा हुआ था? तो आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। तो हम समझते हैं चीजों को। आज वर्तमान में ये 7 महाद्वीप आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पहले जाएंगे तो ये सातों महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी सातों महाद्वीप एक ही भूमि खंड से आपस में जुड़े हुए थे। आज अलग अलग वर्तमान में 7 महाद्वीप देख रहे हैं, लेकिन आज से करोड़ों वर्ष पहले ये सातों महाद्वीप एक ही खंड में आपस में जुड़े हुए थे। जब ये 7 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो इस बड़े से महाद्वीप को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा इसे पैंजिया कहा जाता था। और पैंजिया के चारों तरफ में एक जलराशि था, विशाल समुद्र था। इस विशाल समुद्र का क्या नाम था? तो आंसर होगा इसे पैंथालासा कहा जाता है। तो हमने देखा कि वर्तमान में 7 महाद्वीप अलग अलग है, लेकिन अतीत काल में ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ कि महाद्वीपों का विखंडन भी होता है, महाद्वीप टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये गति करते हैं, फैलाव करते हैं, फैलते हैं। तो अतीत काल में करोड़ों वर्ष पहले सातों महाद्वीप एक ही भूमि खंड में थे, जिसको पैंजिया कहा गया, और इसके चारों तरफ में एक विशाल जलराशि थी जिसे पैंथालासा कहा गया। कुछ समय के बाद पैंजिया 2 भागों में विखंडित हो गया, 2 टुकड़ों में टूट गया। ऊपर वाला भाग को कहा गया अंगारा लैंड, है ना, जिसको लॉरेशिया भी कहते हैं, और नीचे वाले जो खंड थे, पैंजिया का नीचे वाला जो टुकड़ा था उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। और जब पैंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया, लॉरेशिया यानी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो इसके बीच में समुद्र का विस्तार हो गया। और जब इसके बीच में समुद्र का विस्तार हुआ तो इस समुद्र को कहा गया क्या? टेथिस सागर। क्या कहा गया? टेथिस सागर। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि ये जो भारत है, आप देख रहे हैं ये भारत, है ना, ये अतीत काल में एशिया महाद्वीप के साथ नहीं था, ये अतीत काल में किसका हिस्सा था? तो ये अतीत काल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो पैंजिया का जब विभाजन हुआ तो आप देख रहे लॉरेशिया बना। लॉरेशिया में कौन कौन से महाद्वीप है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, भारत का जो है टुकड़ा ये है, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, और नीचे में अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, जब गोंडवाना लैंड से भारत जुड़ा हुआ था तो आप देख रहे हैं भारत का सिर्फ इतना ही भाग प्रदर्शित किया जा रहा है, पूरा भारत यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आपको कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? तो प्राय द्वीपीय पठार, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठार सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है। ना तो अभी हमें हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, ना ही उत्तर भारत का विशाल मैदान दिखाई दे रहा है, ना ही कोई मरुस्थलीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ना ही पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान दिखाई दे रहा है। इसलिए सवाल पूछा जाता है कि भारत का कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन भारत का कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र है? तो आप कहेंगे भारत का सबसे प्राचीन जो क्षेत्र है, सबसे पुराना जो भाग है, वो कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ऑप्शन में रहेगा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा हिस्सा सबसे प्राचीन है? पहला हिमालय पर्वत, दूसरा राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, तीसरा उत्तर भारत का मैदान, चौथा प्रायद्वीपीय पठार। तो बहुत लोगों को लगेगा कि अरे हिमालय पर्वत, है ना, हिमालय पर्वत तो सबसे पुराना होना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट हिमालय पर्वत को टिक कर देंगे, वहीं पर आंसर क्या हो जाएगा? गलत। हिमालय पर्वत और जो बाकी चीजें हैं वो तो बाद में निर्मित होती है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार सबसे क्या है? प्राचीन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार, या फिर हम कह सकते हैं
कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार प्राचीन में किसका हिस्सा था, तो आंसर होगा गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, प्राचीन काल में प्रायद्वीपीय भारत का पठार या फिर प्राचीन काल में हमारा जो भारत है वो किसका हिस्सा था, तो आंसर होगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और हम जानते हैं कि हमारा जो झारखंड है वो कहाँ है, हमारा झारखंड जो है वह प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ही है। अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि झारखंड जो है वो प्राचीन काल में किसका हिस्सा था, तो अगर ऑप्शन में गोंडवाना लैंड है तो आप टिक कर देंगे क्या, गोंडवाना लैंड। अगर अफ्रीका महाद्वीप है तो आप टिक कर देंगे क्या, अफ्रीका महाद्वीप, है ना। क्या लिखेंगे, चूंकि प्रायद्वीपीय भारत का पठार प्राचीन समय में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और चूंकि झारखंड प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है, इसलिए झारखंड भी प्राचीन काल में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कई बार ये पूछा गया आपके जेएसएससी परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। कुछ समय के बाद इंडिया जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग देख रहे हैं, यह इंडियन प्लेट के ऊपर में स्थित था। इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड से टूट जाता है। टूटने के बाद इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होता है। हम जानते हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर है, तो टेथिस सागर है। अब आप एक चीज समझेंगे कि लॉरेशिया से बहुत सारी नदियां निकलती थी और जाके टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। लॉरेशिया से बहुत सारी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां प्रवाहित होते हुए दक्षिण में टेथिस सागर में अपना जल को गिरा देती थी। उसी प्रकार से गोंडवाना लैंड से निकलने वाली कई सारी नदियां उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए टेथिस सागर में अपना जल गिरा देती है। हम जानते हैं कि जब कोई नदी प्रवाहित होती है तो सिर्फ अपने साथ जल ही लेकर नहीं बहती, बल्कि अपने साथ जो मिट्टी अवसाद कंकड़ बालू होते हैं वो सभी को अपने तेज प्रवाह के साथ प्रवाहित होते हुए और समुद्र में जल के साथ अवसाद और मिट्टी को गिरा देती है। तो सैकड़ों साल तक नदियां टेथिस सागर में अपना मलबा का जमाव करती गई, जिससे टेथिस सागर के तली में नीचे अवसादी मलबा का जमाव होते चला गया। परत बाय परत अवसाद मलबा क्या हुआ कि जमाव होता चला गया। दबाव पड़ते गया मलबा में, क्योंकि वेट वजन है अवसाद का। दबाव पड़ने से मलबा बहुत ज्यादा कठोर होता चला गया और मलबा एक के ऊपर परत लगते हुए इसकी ऊंचाई बढ़ गई और काफी कठोर होते चला गया। और इंडियन प्लेट जब उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हुआ तो जब टेथिस सागर में जो मलबा था उस मलबा में फोर्स लगा, बल लगा, जिससे टेथिस सागर में जो मलबा था वो ऊपर उठ गया। जैसे इसको हम ऐसे समझेंगे कि जैसे ये कौन सा प्लेट हो गया, ये इंडियन प्लेट, और यहाँ पर जो ये प्लेट है ये यूरेशिया प्लेट। उत्तर पूर्व की तरफ इंडियन प्लेट प्रवाहित हो रहा है और टेथिस सागर में ये जो मलबा है वो दोनों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड की नदियों ने लाकर मलबा जमाव करता चला गया। तल के ऊपर में ये मलबा का जमाव होते गया, क्योंकि सैकड़ों वर्ष तक ये प्रक्रिया चलती रही और दबाव के कारण ये मलबा बहुत ही कठोर हो गया, पर्वत के भांति। और जैसे जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के करीब आ रहा था यहाँ तक, है ना, वैसे ही क्या हो रहा था, इस मलबे पर दबाव पड़ रहा था। दबाव पड़ने के कारण ये मलबा फोल्ड होकर ऊपर इस प्रकार से उठ गया और इसी को हम कहते हैं क्या, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो आप देख रहे प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण के बाद हिमालय पर्वत काफी ऊपर उठ गई, जिससे हिमालय पर्वत की चोटियों पर बर्फ का जमाव हो गया और गर्मी के दिनों में हिमालय पर्वत की चोटियां पिघली, जिससे कई सारी नदियों का निर्माण हुआ और नदियों ने अपने साथ हिमालय पर्वत को तोड़ते हुए उनके साथ जो अवसाद बालू मिट्टी थे वो सभी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, जो टेथिस सागर का जो क्षेत्र
यहाँ पर था उस क्षेत्र पर जाकर भर दिया। भरते भरते ही उत्तर भारत के मैदान का विकास होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमें समझने वाले और हमें एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, तो झारखंड प्राचीन काल में किसका हिस्सा था? तो आंसर होगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था या फिर अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। समझ पा रहे हैं चीजें? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं? वीडियो आपको कैसा लग रहा है? चीजें समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको सब कुछ क्लियर और स्पष्ट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, है ना। और कमेंट करके अपना विचार जरूर दें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लोब में झारखंड की स्थिति क्या है। ग्लोब में झारखंड की क्या स्थिति है, चलिए देखिए। अगर हम ग्लोब को देखेंगे, है ना, तो ग्लोब को अगर हम देखेंगे तो ग्लोब में हमें दो प्रकार की रेखाएं दिखाई देगी। एक रेखा ऐसा है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है ग्लोब पर, यानी इधर हमेशा क्या होगा? वेस्ट, और इधर हमेशा क्या होगा? ईस्ट। ये क्या हो गया? नॉर्थ। ये क्या हो गया? साउथ। तो अगर हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब में हमें दो प्रकार की लाइनें दिखाई देगी। एक रेखा ऐसी होगी जो सारी की सारी पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई हो। तो ग्लोब पर खींची गई वो सारी लाइनें जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, ठीक है। और जो वो सारी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर खींची गई है उन सारी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, यानी इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लॉन्गिट्यूड लाइन। तो वास्तविक रूप से ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। इसे पृथ्वी के सतह पर खींचा नहीं गया है बल्कि वैज्ञानिकों के द्वारा ग्लोब पर इन लाइनों को इमेजिन किया गया है। काल्पनिक तौर पर खींची गई ये लाइनें हैं ग्लोब पर। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी लाइनों को अक्षांश रेखा कहते हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई सभी लाइनों को देशांतर रेखा कहते हैं। तो एक अक्षांश रेखा बिल्कुल पृथ्वी के मध्य पर खींचा गया है, बीचों बीच। एक अक्षांश रेखा बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच खींचा गया है, इसे 0 डिग्री मान लिया गया है। वह अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है उस अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटर लाइन कहते हैं। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जब हम ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ाएंगे उस समय इन रेखाओं के बारे में बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ उतना जानने का प्रयास कर रहे हैं जितना हम झारखंड को समझ पाए। समझ पा रहे हैं? तो पृथ्वी के बीचों बीच में एक अक्षांश रेखा खींचा गया जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ये जो 0 डिग्री लाइन है ये ग्लोब को दो स्पष्ट भागों में विभाजित करता है। विषुवत रेखा के उत्तर में इसे हम कहते हैं क्या? उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा के उत्तर में जो आधा पृथ्वी दिखाई दे रहा है, आधा जो ग्लोब दिखाई दे रहा है, इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और विषुवत रेखा के दक्षिण में आधा आधा जो ग्लोब है उसे हम कहते हैं क्या? उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर। समझ पा रहे हैं? अब अगर हम भारत को देखें तो भारत हमें यहां पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, हमारा भारत। तो अगर हम आपसे पूछे कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के आधार पर भारत कौन से गोलार्ध में है, तो आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर है? ठीक है। अब चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड भी पूरे तरीके से कहां पर होगा? तो आंसर होगा झारखंड भी पूरे तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। इसलिए सवाल पूछे उत्तरी और दक्षिण में
कि झारखंड उत्तरी और दक्षिणी के आधार पर कौन से गोलार्ध में है, तो झारखंड राज्य हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी प्रकार से आप देखिएगा एक ऐसा देशांतर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। एक देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। कहां से? तो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। इस देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया है। जिस प्रकार से पृथ्वी के बीचों बीच में जो अक्षांश रेखा गुजरता है, इसे क्या माना गया है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। उसी प्रकार से वह देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है, उस देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया है। जिस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को दो स्पष्ट भागों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पूरे ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर देता है। 0 डिग्री के पूर्व में, ये हमेशा आप देखिएगा तो यहाँ पे ये पूर्व होगा, ठीक है, और हमेशा मैप में आप देखिएगा तो ये हमेशा वेस्ट होगा। तो 0 डिग्री के पूर्व में ये सारा क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। अब अगर आपसे पूछे कि पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के सापेक्ष में हमें बताइए कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा पूर्वी गोलार्ध में, है ना। अब सम्मिलित रूप से हम अगर देखें, सम्मिलित रूप से, है ना, कि भारत कौन से गोलार्ध में है सम्मिलित रूप से, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, है ना, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो सम्मिलित रूप से भारत, ग्लोब पर अगर भारत की स्थिति हम देखें तो हम कह सकते हैं भारत उत्तरी पूर्वी देश है। या भारत कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो भारत में ही तो हमारा झारखंड राज्य है ना, भारत में ही तो हमारा झारखंड राज्य है। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लोब में झारखंड की स्थिति क्या है, तो आंसर होगा कि झारखंड ग्लोब में कहां पर है, कौन से गोलार्ध में है, तो आंसर होगा झारखंड उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ रहे क्या? देखिए, एक कमरा है, कमरा नंबर 2 है, कमरा नंबर 3 है। यहां पर ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, सी नाम का व्यक्ति है। हम कहे कि बी नाम का व्यक्ति कौन से कमरा में है, तो आप कहेंगे कमरा नंबर 2 में है। बी नाम का व्यक्ति कौन सा कमरा में है, तो कमरा नंबर 2 में है। हम कहे बी नाम के व्यक्ति की आंखें कौन सी कमरे में है, तो आप कहेंगे कमरा नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि बी नाम का व्यक्ति पूरे तरीके से कमरा नंबर 2 में है, तो उसकी आंखें हो, उसकी कान हो, उसका नाक हो, सब कमरा नंबर कौन से में होगा? 2 में। इसी प्रकार से जब पूरा का पूरा हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो झारखंड भी कहां पर होगा, तो आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा जो झारखंड है, वो हमारा झारखंड भारत के संदर्भ में कौन से दिशा में है, भारत के संदर्भ में हमारा झारखंड कौन सा दिशा में है, तो हमारा झारखंड कहां पर है, तो हमारा झारखंड आप देखिए यहां पर है, ये हमारा झारखंड है। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो हमारा जो झारखंड है भारत के संदर्भ में पूर्वी राज्य है। सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड भारत के संदर्भ में किस दिशा में है, तो आंसर होगा पूर्व दिशा में। कई बार पूछा गया। भारत, झारखंड जो है भारत का एक पूर्वी राज्य है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत के सापेक्ष में बताइए, प्रायद्वीपीय भारत के सापेक्ष में छोटा नागपुर पठार में हमारा क्या है? झारखंड। तो प्रायद्वीपीय भारत के सापेक्ष में झारखंड किस दिशा में है, तो आंसर होगा उत्तर पूर्वी दिशा में। ये नॉर्थ और ये ईस्ट,
कौन सा दिशा हो गया बीच में? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी। समझ पा रहे हैं? देखिए 3 चीजें हम आपको बताएं, समझिएगा। ग्लोब के सापेक्ष, ग्लोब के सापेक्ष कौन? झारखंड। किस दिशा में है? आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, समझ पा रहे हैं? भारत के सापेक्ष, भारत के सापेक्ष झारखंड किस दिशा का राज्य है? कौन से दिशा में आता है? तो आंसर होगा यह पूर्वी राज्य है। कौन सा राज्य? पूर्वी राज्य। ठीक है, अब अगर सवाल पूछ दे प्रायद्वीप पठार के सापेक्ष में, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के सापेक्ष में क्या झारखंड किस दिशा में है? आंसर होगा उत्तर पूर्वी भाग में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि जब हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो रट के पढ़ने वाला चीज यहाँ पे नहीं करना है। जब हमारे साथ जुड़े हैं तो हर एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो कठिन से कठिन भी सवाल अगर परीक्षाओं में पूछे जाए तो उन सवालों को बहुत आसानी से कर लेंगे। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे तो फैक्ट नहीं होगा। इतने सारे हमारे लेक्चर में फैक्ट होंगे कि आपको किसी भी किताब या किसी भी अन्य लेक्चर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट भी आपको पूरे मिलेंगे और फैक्ट भी भरपूर होंगे। इतने फैक्ट होंगे कि अन्य किसी चीज का सहारा लेने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो झारखंड है, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है? तो हम जानते हैं 380 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम से पूर्व झारखंड की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा 463 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? ये आप समझ गए? हाँ ठीक है, ये भी समझ गए, है ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं। हाँ यहाँ पे ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है। टॉपिक लिखेंगे क्या? देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, यानी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ झारखंड। तो झारखंड का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पढ़ने से पहले हम लोग भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पढ़ेंगे। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे तो फिर हम लोग झारखंड के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो हमारा है किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में ग्लोब पर स्थित है। भारत किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में ग्लोब पर स्थित है, उसी को हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार कह देंगे। और जब हम देखेंगे कि झारखंड ग्लोब पर किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, उसी को झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कह देंगे। इसी प्रकार से भारत किन 2 देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, वही भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक इसी प्रकार से झारखंड किन 2 देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, वही हमारा झारखंड का देशांतरीय विस्तार हो गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ग्लोब को बना लेते हैं ताकि चीजें समझ में आए, क्योंकि हमारा मानना है कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई होना चाहिए, है कि नहीं? देखिए हमने क्या बताया, हमने आपको यहां पर बताया कि पृथ्वी के बीचों बीच में एक अक्षांश रेखा गुजरता है ना? कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा।
भारत यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये हमारा भारत है। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ना, ये अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। हर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है। जैसे ये 0 डिग्री हो गया ना, इसके बाद ये देखिए एक अक्षांश रेखा है, ये 1 डिग्री अक्षांश रेखा है। उसके बाद ये 2 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। उसके बाद ये 3 डिग्री अक्षांश रेखा है। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जाएंगे तो सबसे छोटा अक्षांश रेखा बिंदु के समान दिखाई देगा, वो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक इसी प्रकार से 0 डिग्री के दक्षिण में भी प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई है। 1 डिग्री है ना, ये आप देखिएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके आप देखिएगा बिंदु के समान दक्षिण में एक अक्षांश रेखा है जिसको 90 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन। तो हमने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध से गुजरने वाली जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सब उत्तरी अक्षांश रेखाएं होगी। और 0 डिग्री के दक्षिण में जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध से गुजरने वाली जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी साउथर्न लैटिट्यूड लाइन के अंतर्गत आएगी। तो अब ये वाला 1 डिग्री देखिए, ये 0 डिग्री के उत्तर में है यानी उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये कौन सा अक्षांश रेखा होगा? ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये भी तो 1 डिग्री है ना, लेकिन ये 0 डिग्री के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजर रही है ना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये उत्तर में है, 2 डिग्री उत्तरी, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 90 डिग्री कहाँ है, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री के उत्तर में है ना। तो ये कौन सा है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये वाला 90 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ है? 0 डिग्री के विषुवत रेखा के दक्षिण में है, तो ये दक्षिण में है, तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। तब अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भारत यहां पर है, तो एक ऐसा भी तो अक्षांश रेखा होगा ना जो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरेगा। कोई एक ऐसा भी तो अक्षांश रेखा होगा ना जो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को होकर स्पर्श करते हुए गुजरेगा, यानी यहां से। अच्छा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है बताइए, कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो आंसर होगा कन्याकुमारी। तो एक अक्षांश रेखा ऐसा होगा जो कन्याकुमारी को स्पर्श करते हुए गुजरेगा, है ना। तो कौन सा ये अक्षांश रेखा है जो भारत के सबसे दक्षिणी छोर से होकर गुजरता है कन्याकुमारी से? तो 8 डिग्री 4 मिनट। अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जो 8 डिग्री 4 मिनट जो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी से होकर गुजर रहा है, तो आप हमें बताइए या उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएगी या दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएगी? स्वाभाविक रूप से भारत पूरे तरीका से उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत से गुजरने वाली या भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से या झारखंड से जितने भी है, पूरे भारत से गुजरने वाले जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी से होकर गुजरती है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, क्लियर है? अब 8 डिग्री 9, 10 इस तरह से 9, 10, 11, 12 ऐसे करके गुजरेगी। तो एक जो आप देखिएगा, एक जो अक्षांश रेखा ऐसा भी होगा जो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरेगा, है ना। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरेगा। बताइए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? हम जानते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल, है ना। तो कौन सा ये
अक्षांश रेखा है जो इंदिरा कॉल से होकर गुजरती है, तो आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा। कौन सा, उत्तर या दक्षिणी? स्वाभाविक रूप से उत्तरी, है ना, उत्तरी अक्षांश रेखा। यही तो है भारत का अक्षांशीय विस्तार। यही तो है कि ग्लोब पर भारत किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, तो आंसर होगा भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ग्लोब पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना। समझ पा रहे हैं या नहीं, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए भारत का क्या, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यही भारत का अक्षांशीय विस्तार है ना। अब झारखंड का अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। अब झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी झारखंड ग्लोब पर किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा झारखंड है ना। हाँ, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा झारखंड है, तो झारखंड के भी सबसे दक्षिणी छोर से एक अक्षांश रेखा गुजरेगा और सबसे उत्तरी छोर से भी अक्षांश रेखा गुजरेगा। तो झारखंड का सबसे दक्षिणी छोर पे अक्षांश रेखा गुजरेगा तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, तो 8 से बड़ा ही होगा जो अक्षांश रेखा है ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है, 8 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग झारखंड का देखते हैं। देखिए अगर झारखंड का आपसे पूछा जाए कि झारखंड के सबसे दक्षिण में कौन सा अक्षांश रेखा होकर गुजरता है, झारखंड के सबसे दक्षिण में कौन सा अक्षांश रेखा होकर गुजरता है, तो आंसर होगा 21 डिग्री 58 मिनट। अब उत्तरी है क्या दक्षिणी, इस पे तो कोई संशय नहीं है। ये कौन सा अक्षांश रेखा है, 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से झारखंड का सबसे उत्तरी छोर से भी कोई अक्षांश रेखा स्पर्श करते हुए गुजरेगा, वो कौन सा है, तो आंसर होगा 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। यही तो है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार, है ना। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, लिखेंगे झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। देखिए 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्लियर है, ये झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। चलिए अब देशांतरी विस्तार को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, उसके बाद फिर हम लोग झारखंड का देशांतरी विस्तार को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने बताया, याद होगा आपको क्या, कि हाँ एक देशांतर रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। तो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जो देशांतर रेखा गुजरता है इसको 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है। ठीक है, और इसी प्रकार से प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाएं और भी खींची गई हैं। देखिए कलर चेंज कर देते हैं ना, देखिए
हर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाएं खींची गई है, इसी प्रकार से जैसे अक्षांश रेखाएं खींची गई है। देखिए ठीक है। अब हम जानते हैं कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, व्हाइट वाला 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजर रहा है, ये ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अब यहाँ पे देखिए देशांतर रेखाएं भी प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। देशांतर रेखाएं भी प्रत्येक 1 डिग्री, ये आप देखिए 1 डिग्री, ये 1 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री देशांतर रेखा, 3 डिग्री देशांतर रेखा, यह भी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। तो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह भी ग्लोब को 2 स्पष्ट भागों में बांटता है। ये पूरा पूर्वी गोलार्ध पूर्व में और उधर पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध से गुजरने वाली जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सारी की सारी पूर्वी देशांतर रेखा होगी, यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन। और पश्चिमी गोलार्ध से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजर रही है वो सारी पश्चिमी देशांतर रेखाएं यानी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन होगी। ठीक है। अब ये 1 डिग्री ये पूर्वी है कि पश्चिमी है, तो आंसर होगा ये 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 2 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 3 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अच्छा ये पश्चिमी गोलार्ध में है, इसलिए 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। ठीक है। यहाँ पे भारत को थोड़ा सा मिटा के फिर से बनाते हैं। देखिए एक मिनट देखते हैं। हाँ ठीक है ना, वीडियो देख रहे थे ठीक से चल रहा है कि नहीं। चलिए आपने देखा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पूर्वी हो गया। ठीक है। अब देखिएगा एक देशांतर रेखा ऐसा होगा जो भारत के सबसे पूर्वी छोर से होकर गुजरेगा, यानी एक देशांतर रेखा ऐसा होगा जो भारत के सबसे पश्चिमी को, है ना, पूर्वी नहीं पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजरेगा। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आंसर होगा सर्किरिक। ठीक है। अब ये कौन सा देशांतर रेखा है जो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजर रहा है, तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट। अब आप बताइए कि ये पूर्वी देशांतर होगा कि पश्चिमी देशांतर होगा। क्योंकि भारत पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए भारत से गुजरने वाली जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं या झारखंड से गुजरने वाली जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सारी की सारी पूर्वी देशांतर होगी। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद 68, 69, 70 इस तरह से होते हुए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करते हुए एक देशांतर रेखा गुजरेगा। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपसे पूछा जाएगा तो आंसर होगा वलांगू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू। तो यहां से कितना डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरता है, तो 97 डिग्री 25 मिनट कौन सा होगा, पूर्वी। तो ये क्या हो गया, भारत का देशांतरीय विस्तार। इसी को कहते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार, यानी भारत ग्लोब पर किन 2 देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। ये हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब झारखंड का देशांतरीय विस्तार को हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए, झारखंड के सबसे पश्चिमी बिंदु से भी एक देशांतर रेखा होकर गुजरेगा। ये कौन सा है? तो 83 डिग्री 19 मिनट, या पूर्वी होगा कि पश्चिमी होगा? तो आंसर होगा पूर्वी देशांतर, है ना। उसके बाद देखिएगा, एक आपका झारखंड का सबसे पश्चिमी छोर से एक देशांतर रेखा होकर गुजरेगा। ये कितना होगा? 87 डिग्री 57 मिनट। पूर्वी होगा कि पश्चिमी होगा? तो आंसर होगा पूर्वी होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड का देशांतरी विस्तार, झारखंड का देशांतरी विस्तार कितना है? तो आंसर होगा 83 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। ये झारखंड का देशांतरी विस्तार है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं, है ना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। झारखंड का आकार क्या है? झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन कहीं कहीं पर झारखंड का क्षेत्रफल 79,716 किलोमीटर भी दिखाई देता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 79,714 किलोमीटर हो तो टिक कर लेंगे, और अगर 79,714 किलोमीटर ना हो, 79,716 किलोमीटर है, तो 79,716 किलोमीटर को टिक कर लेंगे। अगर दोनों ऑप्शन है तो याद रखिएगा, पहला प्रेफरेंस जो है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर झारखंड का कुल क्षेत्रफल होगा, जो सबसे सटीक है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड का भारत में कितना स्थान है, तो क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड का भारत में 15वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के संदर्भ में झारखंड का 15वां स्थान है। और पूरे भारत के क्षेत्रफल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो झारखंड का जो प्रतिशत है वो 2.42% है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के संदर्भ में झारखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है? तो 2.42% आता है। तो अभी वर्तमान में कितना है नंबर पे है? तो 15वां नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन पहले झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 16वां नंबर पे था। कुल जनसंख्या अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या जो है वो है 3,29,88,134। ठीक है, झारखंड की कुल जनसंख्या 3,88,134 है। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड कितने नंबर का राज्य है भारत का? तो आंसर होगा 14वां नंबर का राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का 14वां नंबर का राज्य है। और भारत के संदर्भ में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत के संदर्भ में आता है? तो आंसर होगा 2.72%। इसके अलावा अगर देखिए, आपसे पूछा जाए, आप जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन किया गया। राजधानी आप जानते हैं कि राजधानी क्या होगी? रांची। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की राजधानी क्या है, तो आंसर होगा झारखंड की राजधानी रांची है। और अगर पूछा जाए कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है, तो आंसर होगा जमशेदपुर। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए सांस्कृतिक राजधानी, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी, तो आंसर होगा सरायकेला खरसावां। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए झारखंड की उप राजधानी, तो आंसर होगा झारखंड की उप राजधानी क्या है?
तो आंसर होगा दुमका। और अगर बात करें क्या अन्य भी राजधानी उपराजधानी प्रस्तावित है, तो आंसर होगा हाँ। 3 अन्य उपराजधानी बनाने का विचार किया गया है, लेकिन ये वैधानिक तौर पर अभी बना नहीं है। 3 अन्य उपराजधानी जो प्रस्तावित है वो कौन कौन सा है? एक है मेदिनीनगर, दूसरा चाईबासा, तीसरा गिरिडीह है। तो 3 उपराजधानियां और प्रस्तावित हैं। देखिए कौन कौन सा, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, है ना। तो अगर 3 उपराजधानी बन जाएगा तो झारखंड का अत्यधिक विकास होगा, क्योंकि 3 उपराजधानी बनने से राजनीतिक आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, बहुत सारे सरकारी कार्यालय ऑफिस का निर्माण होगा, हेडक्वार्टर बनेंगे, जिससे लोगों का आवागमन होगा, जिससे झारखंड का और विकास हो जाएगा। जैसे अगर मेदिनीनगर को अगर उपराजधानी बनाया जाएगा तो पूरे पलामू प्रमंडल का विकास होगा। इसी तरह से अगर चाईबासा को अगर उपराजधानी बना दिया जाए तो कोल्हान प्रमंडल का विकास होगा, और अगर गिरिडीह को उपराजधानी बना दिया जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का विकास होगा, है ना। तो ये 3 उपराजधानियां जो कि प्रस्तावित है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें झारखंड का राजकीय भाषा क्या है, तो हम जानते हैं कि झारखंड का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। लेकिन सवाल अगर पूछा जाए कि झारखंड का द्वितीयक राजकीय भाषा कितने हैं, तो झारखंड के 16 भाषाओं को झारखंड के द्वितीयक राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। कौन कौन सा? खोरटा, संथाली, बंगला, उर्दू, नागपुरी, कुरुक, मुंडारी, हो, उड़िया, कुरमाली, पंच परगनिया, खड़िया, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। सवाल अगर पूछ दिया जाए आपसे निम्नलिखित में से कौन सा भाषा झारखंड के द्वितीयक राजकीय भाषा के अंतर्गत नहीं आता, यहां से 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन बाहर से होंगे। तो ये अगर 16 राजकीय भाषा आपको याद होंगे तो ऐसे कठिन से कठिन सवाल भी बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। तो उम्मीद है कि 2-4 बार अगर पढ़ेंगे तो ये 16 राजकीय भाषा आपको याद हो जाएंगे। चलिए इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे हम देखते हैं। देखिए बिहार से अलग झारखंड राज्य का गठन, तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर 19वीं सदी से पहले की बात करें, 19वीं शताब्दी से पहले की अगर हम बात करें, 19वीं शताब्दी से पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो झारखंड है वो किसका हिस्सा था? तो बंगाल का हिस्सा था। 19वीं शताब्दी से पहले झारखंड बंगाल का हिस्सा था, और इस बंगाल में वर्तमान के कौन कौन से क्षेत्र उस समय आते थे? तो एक तो आज का हो गया पश्चिम बंगाल, ये भी उस समय बंगाल का हिस्सा था। बांग्लादेश, ये भी बंगाल का हिस्सा था। झारखंड, ये भी बंगाल का हिस्सा था। बिहार, ये भी बंगाल का हिस्सा था। उड़ीसा, ये भी बंगाल का हिस्सा था। असम, ये भी बंगाल का हिस्सा था। लेकिन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से काटकर एक नया राज्य बनाया गया जिसे कहा गया बिहार। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को इस बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया बिहार। इसलिए पूछा जाता है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो आंसर होगा 1 अप्रैल 1912। अब इस बिहार में वर्तमान के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो खुद बिहार है, झारखंड भी इस समय बिहार के अंतर्गत है, और उड़ीसा भी इस समय बिहार के अंतर्गत है। फिर अगर हम बात करें तो 1936 ईस्वी को, 1936 ईस्वी को बिहार से, इस बार क्या, बिहार से अलग करके एक जिला बनाया गया। उस जिला का नाम क्या था? उड़ीसा। तो उड़ीसा का गठन कब किया गया? 1936 में। अब अगर हम देखें तो जब उड़ीसा अलग कर दिया गया तो इसमें बचा क्या? इसमें बचा बिहार प्लस झारखंड। राज्य का नाम क्या?
राज्य का नाम है इस समय बिहार। कुल क्षेत्रफल कितना है इस समय बिहार और झारखंड सम्मिलित है? कुल क्षेत्रफल 1,74,038 किलोमीटर स्क्वायर। फिर क्या हुआ, फिर देखिएगा इस बिहार से अलग करके कब, तो आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक अलग राज्य बनाया गया। बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं क्या, झारखंड। तो झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो ये अगर 100% है ना, ये क्षेत्रफल 100% है, कौन सा, 1,74,038 किलोमीटर स्क्वायर। तो 46% क्षेत्रफल को अलग किया गया बिहार से, 54% बचा क्या, बिहार। तो 100% में 46% क्षेत्रफल को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। तो झारखंड का क्षेत्रफल बना 74,314 किलोमीटर, सॉरी 79,314 किलोमीटर स्क्वायर, 79,314 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप बिहार से अलग झारखंड राज्य का गठन देख लिए, क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा और एक महत्वपूर्ण बात को हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। हाँ देखिए, अगर पूछा जाए कि 25वां राज्य कौन सा है, तो भारत का 25वां राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा गोवा। किससे अलग हुआ, तो ये दमन दीव से अलग हुआ। कब अलग हुआ, 30 मई 1987 को अलग हुआ। ठीक है, 26वां राज्य, भारत का 26वां राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। किससे अलग हुआ, मध्य प्रदेश से। कब अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, 27वां राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा उत्तराखंड। किससे अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से। कब अलग हुआ, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। अच्छा, हाँ आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था, तो आंसर होगा उत्तरांचल। तो उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड किया गया, कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 69वां संविधान संशोधन। कब, 1991। यानी 1991 से पहले उत्तराखंड का नाम क्या था, उत्तरांचल। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। ठीक है, क्लियर है। अब आगे 28वां राज्य कौन सा है, 28वां राज्य हमारा कौन सा है, झारखंड। किससे अलग हुआ, बिहार से। कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से जब झारखंड राज्य का गठन किया गया तो भारत का कितनावां नंबर का राज्य बना, तो 28वां नंबर का राज्य बना। 29वां राज्य भारत का कौन सा है, 29वां राज्य भारत का जो है वो है तेलंगाना। ठीक है, किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कब अलग हुआ, तो ये हुआ था, हाँ आंध्र प्रदेश 2 जून है ना, लगभग 2 जून ही है, 2014। हाँ बिल्कुल सही, 2 जून 2014। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने राज्य है, तो वर्तमान में 28 राज्य है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज, तो 8 है ना। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसे तोड़कर है ना 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, आप जानते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसलिए वर्तमान में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, क्लियर है। अब आपसे एक चीज समझिएगा, एक चीज आप थोड़ा समझिएगा, है ना। देखिए, आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर, है ना, क्षेत्रफल के आधार पर
झारखंड कितना नंबर का राज्य है? तो आंसर होगा 15वां, है ना। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर झारखंड भारत का कितना नंबर का राज्य है? तो आंसर होगा 14वां। गठन के आधार पर, है ना, झारखंड भारत का कितना नंबर का राज्य है? तो आंसर होगा क्या? 28वां। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, है ना ये चीजें। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का 14वां राज्य है। और गठन के दृष्टि से, राज्यों के गठन की दृष्टि से झारखंड भारत का 28वां राज्य है ना। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका होगा, तो आज यहीं तक हम लोग स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, है ना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। आपको आज का क्लास कैसा लगा, ताकि झारखंड के सामान्य परिचय का ये भाग 1 है। अगले लेक्चर में हम लोग झारखंड के सामान्य परिचय का भाग 2 में झारखंड के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिलेगा और भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में, जो झारखंड का सामान्य परिचय का दूसरा क्लास होगा। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।